नाज़रीन, इलाकाई जंग का वो वक्त आ पहुंचा है, घमसान का रन पड़ने जा रहा है। वो सूरत हाल जिसका हम पिछले कई महीनों से आपसे डिस्कस कर रहे थे, वो वक्त इस वक्त नाज़रीन आ पहुंचा है। तारीखी हमला किया गया है यमन की जानिब से, तिल अवीव पर नाज़रीन अटैक कर दिया गया है। ये एक नए इरा का, एक नए दौर का आगाज यहां से हो रहा है। एक खुली जंग का आगाज नाज़रीन यहां से किया जा रहा है, क्योंकि अब नाज़रीन रिस्ट्रेंट नहीं किया जा सकता है। अब किसी भी तरह का जो है ना इंतजार अब नहीं किया जा सकता है। और फ़लस्तीन के तमाम इत्तेहादी यमन की क़यादत के अंदर इसराइल पर टूट पड़े हैं। तमाम तरफ से जो है वो इसराइल पर हमले कर दिए गए हैं और इस वक्त इसराइल के अंदर टोटल पैनिक है। लोगों की बैरून मुल्क, उनके सेटलर्स की बैरून मुल्क दौड़ने की तादाद में, रफ्तार में इजाफा हो गया है। जो वहां से निकल सकता है वो इस वक्त निकल रहा है, क्योंकि अगर तिल अवीव नाज़रीन सिक्योर नहीं है तो फिर बाकी इसराइल का क्या बनेगा। यानी तय दर तय उनका एयर डिफेंस है और सबसे ज्यादा जो तगड़ा एयर डिफेंस लगा हुआ है वो तिल अवीव के अंदर लगा हुआ है। तो यमन से अटैक होता है और तिल अवीव को निशाना बनाया जाता है, जिसमें उनकी हलाकतें हो गई हैं। तो पूरी तरह से मातम है, चीखें हैं और पैनिक है और इमरजेंसी है। और यमन ने अनाउंस किया है कि दिस इज द फर्स्ट अटैक, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। उन्होंने कहा अब तिल अवीव जो है वो हमारे मुसलसल निशाने पर होगा। ये तो हमने पहला सैंपल आपको दिया है, ये तो पहला हमने ट्रेलर जारी किया है, ये तो तजर्बा करके हमने आपको दिखाया है और उसमें उनकी हलाकतें हो गई हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है। नेतन्याहू ने अपना दौरा जो है वो कैंसिल करने की, जो अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट तरीन दौरा था, उसके कैंसिल होने की खबरें आ रही हैं। यमन ने साथ ये अनाउंस कर दिया कि तमाम शहर अब यमन के निशाने के ऊपर होंगे और बाकी जो फोर्सेस हैं यानी हिजबुल्लाह के अलावा बाकी जो तमाम जंगजू तंजीमें हैं वो इंटीग्रेटेड होकर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक जो है वो इसराइल पर करेंगे। और ऐसे अटैक्स होंगे इसराइल पर, हर शहर में तबाही और इनकी हलाकतें होंगी जो इन्होंने अब से इमेजिन भी नहीं की। तो इस हमले के साथ नाज़रीन एक नए इरा का आज आगाज हो गया है। तो ये बड़ी अहम तरीन खबरें, हलचल मची है मिडल ईस्ट के अंदर और इसके साथ दुनिया के अंदर, ये आपके सामने शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, तारीख में इसको इसराइल पर किया जाने वाला पहला हमला कहा जा रहा है। 2500 किलोमीटर दूर यमन से अटैक होता है नाज़रीन, और वो जाकर तिल अवीव में हलाकतें कर रहा है। तो एक्सपर्ट नाज़रीन ये कह रहे हैं कि अगर 2500 किलोमीटर दूर बैठकर तिल अवीव के अंदर इसराइली सेटलर्स को मारा जा सकता है तो समझ लें कि फिर इसराइल अब कायम नहीं रह सकता। ये तिल अवीव में जंगजू नहीं घुसे हैं, 2500 किलोमीटर दूर बैठकर निशाना बनाकर इसराइल को मारा गया है। तो समझ लें कि ये उसकी बदमाशी का, उसके कब्जे का, ये उसकी जो है ना जुल्म का, ये आप समझ लें कि हिसाब भी है और इख्तिताम भी है। तो नाज़रीन, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि अब एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसने ये अनाउंस किया है कि वो टोटल एस्केलेशन की तरफ जा रही है, वो टोटल एक खुली जंग की तरफ जा रही है और मजीद वो अब रिस्ट्रेंड नहीं कर सकती है। यानी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ऑलरेडी एक खास स्ट्रेटजी के तहत आगे तो बढ़ रही थी, उसके हमले वक्त के साथ साथ एस्केलेट होते चले जा रहे थे। आप याद करें, यमन ने जहां से आगाज किया था आज तो वो कहीं और खड़ा है, तो वो एस्केलेशन साथ साथ हुई है। लेकिन अब जिस हम रिस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं वो नहीं हो सकता जो पहले थोड़ा सा रिस्ट्रेंट था कि चलें एक खास हद तक उन्होंने खुली जंग को जो है वो रोका हुआ था। उसकी दो बुनियादी नज़ीर इस वक्त वजूहात हैं। वो नज़ीर ये हैं, पहली बुनियादी वजह यह है कि शहादतें नहीं रुक रही हैं। इसराइल ने अब नया काम ये शुरू किया है कि जो यूनाइटेड नेशन के अंडर जो स्कूल्स हैं, जो कि इस वक्त शेल्टर्स बने हुए हैं, उनके ऊपर बमबारी शुरू कर दी है। और अभी पिछले 4-5 दिनों के अंदर अभी 9वां स्कूल है जो अंडर अटैक है। 9वां स्कूल, ये पिछले समय में 72 से 96 घंटों में 9वां स्कूल उन्होंने अटैक कर दिया है। और खबर अल जजीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि पीपल आर ईटिंग ग्रास, लोग घास खाने पर मजबूर हैं। ये फाकों की हालत है वहां पर। इजराइल्स वॉर ऑन गाजा, इजराइल बॉम्ब यूएन स्कूल, 2 refugee camps in Gaza. The Israeli army bombed its 9th school shelters. Northern Gaza residents resort to eating grass. ये इस वक्त गजा की हालत है, तो इस पर इंतजार नहीं किया जा सकता है। दूसरी नाज़रीन बात यह है कि जो इन्होंने कुछ घंटे पहले ये अनाउंस किया कि हम फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनने देंगे, यानी उनकी पार्लियामेंट ने ये मुतफिका तौर पर कह दिया कि कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं है। इतने बंदे भी शहीद कर दिए और कोई मतलब उन्होंने कहा कि 1 इंच भी नहीं देंगे, इस लैंड के ऊपर सिर्फ हमारा हक है। तो ये दो बुनियादी चीजें। अब देखें, बात यह है नाज़रीन के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस इंतजार इस वजह से कर रही थी कि उसने मौका दिया था
इस रीजन के सरकर्दा लीडर मालिक और दुनिया के ममालिक को, क्योंकि इस जंग का नाज़रीन जो इंपैक्ट है वो ना सिर्फ रीजन के ऊपर होगा बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर होगा। तो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ग्राउंड में तो मौजूद थी, हमले भी कर रही थी, लेकिन एक खुली जंग से पहले उसने एक टाइमलाइन दे रखी थी मिडिल ईस्ट के ममालिक को और दुनिया के ममालिक को, अमेरिका को, बरतानिया को, ठीक है, बाकी मालिकों के, आप अपना किरदार अदा करें। क्योंकि जिस दिन ये जंग नाज़रीन शुरू हो गई, किसी को नहीं पता कि ये मामला कहां जाकर रुकेगा, किसी के हत्थे पल्ले कुछ नहीं आना, क्योंकि ये अनइमेजिनेबल वॉर है। दुनिया ने ऐसी जंग नहीं देखी होगी, मिडिल ईस्ट ने ऐसी जंग नहीं देखी होगी। तो देखे ना, अब सऊदी अरब का विजन 2030, उधर तेल खत्म हो रहा है, वो इकोनॉमी को शिफ्ट कर रहे हैं, तो किधर जाएगी वो इकोनॉमी, कैसे वो अपने मामलात को लेकर चलेंगे। तो मिडिल ईस्ट के हत्थे पल्ले कुछ भी नहीं रहना, इसलिए एक टाइम दिया जा रहा था। लेकिन अब एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, मुझे बताइए कि क्या करें। शहादतें रुक नहीं रही हैं, फलस्तीनी रियासत देने के लिए वो तैयार नहीं है, मासूम बच्चों की जो हालत उन्होंने की है, फाकों का आलम यह है कि लोग घास खाने पर मजबूर हो गए। तो क्या करें एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। इसलिए ये दो बुनियादी वजूहात हैं कि उन्होंने कहा कि अब ये मजीद इंतजार नहीं किया जा सकता और अब इस कब्जे को खत्म होना ही है। जब ये इब्लीसी ताकत किसी ज़ाब्ते के अंडर नहीं आ रही, और यह बात भी तय है कि अगर ये पूरा फलस्तीन के ऊपर कब्जा कर लेती है तो ये यहां भी नहीं रुकने वाली, ठीक है, ये उससे भी आगे बढ़े। तो इसके होते हुए यहां पर अमन नहीं है। तो दुनिया अपना एक्शन दिखाने में फेल हुई। हमारे अपने लीडर ममालिक जो हैं वो तेल भेजते रहे, उसके साथ ट्रेड करते रहे, उसको रॉ मटेरियल असले के लिए भेजते रहे। तो फिर एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ने इसलिए अब ये अनाउंस कर दिया है कि हमारे हमले एस्केलेट होने जा रहे हैं। एक समय में खुली जंग और उसका एक पहला मुजाहरा जो है वो दिया गया है और यमन ने अनाउंस किया है कि तेल अवीव अब मुसलसल हमारे निशाने पर होगा और तमाम इजरायली शहर हमारे निशाने पर होंगे विद इंटीग्रेटेड फोर्स। ये सारे सबूत जो है मैं आपके सामने रखता हूं। अब नाज़रीन, ये जो हमला हुआ है और ये इसने इसराइल को हिला के रख दिया, उसकी वजह क्या है? वो नाज़रीन वजह यह है कि अजीब और गरीब हमला है। इसराइल ने आज तक ऐसा हमला जो है वो फेस नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया। नाज़रीन, इस हमले ने इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है, जो अमेरिकी और बरतानवी और सब की टेक्नोलॉजी है, उसकी नाक आज तोड़ के रख दी है। और ये ईस्ट की जो फोर्सेस हैं उनकी टेक्नोलॉजी आज सुपीरियर हो गई है, गालिब आ गई है। नाज़रीन, आप हैरान होंगे कि सिर्फ एक ड्रोन दागा गया है। जी हां, सैकड़ों ड्रोन नहीं दागे गए, सिर्फ एक ड्रोन दागा गया है जिसने इसराइल के परखच्चे उड़ा के रख दिए, इस जुल्म की इमारत को हिला के रख दिया है। सिर्फ एक ड्रोन गया, वो इनके एयर डिफेंस को चीरता हुआ तेल अवीव के सबसे पॉपुलेटेड एरिया में। और अगली बात आपको बता दूं, जहां पर यह अटैक हुआ है साथ ही अमेरिकन एम्बेसी है। यानी अमेरिकन एम्बेसी असल में तो यरूशलेम में है ना, क्योंकि इन्होंने अमेरिका ने यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत माना हुआ है। अब ये वो दूसरा इनकी मुनाफकत है कि ये कहते तो हैं कि 2 स्टेट, लेकिन यरूशलेम को दारुल हुकूमत सिर्फ दुनिया में इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ इसराइल का। तो 2 स्टेट तो कभी वहां पर थी नहीं। तो आप फिर यरूशलेम तो फलस्तीन का दारुल हुकूमत होना चाहिए था, लेकिन ऑन रिकॉर्ड ये यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत मानते हैं। तो इनकी एम्बेसी यरूशलेम में है, लेकिन उसकी एक ब्रांच जो है वो तेल अवीव में भी है, क्योंकि बाकी दुनिया की सारी एम्बेसीज तो तेल अवीव में है। तो वो सबसे पॉपुलेटेड एरिया है, यानी हाईली सिक्योर्ड एरिया। यानी अंदाजा करें ना, एक तो तेल अवीव पूरे इसराइल में सिक्योर्ड, उस तेल अवीव में जहां पर ये ड्रोन जाकर टकराया है वो तेल अवीव का सबसे सिक्योर्ड एरिया, क्योंकि वहां पर बाकी एम्बेसीज है और अमेरिकन एम्बेसी है और सबसे हाईली पॉपुलेटेड एरिया है। तो इनके एयर डिफेंस को, जो कि तय दर तय है, जिसको जॉर्डन भी जिसको डिफेंड करता है। अब ईरान के हमलों में यह बात तो वाज़ेह हो गई थी ना, ईरान के हमले हुए इसलिए थे कि इनके एयर डिफेंस को जांचा जा सके कि इनको बचाने के लिए कौन कौन आता है, रीजन में से कौन कौन आएगा। और वो रिपोर्ट बाद में कंपाइल होकर रशिया भी गई, सबको भेजी गई, उसके बड़े चीजें हैं। तो जॉर्डन भी एयर डिफेंस में आता है। तो वो इतने तय दर तय एयर डिफेंस को और तेल अवीव के अपने एयर डिफेंस को चीरता हुआ डायरेक्टली जाकर टकराया और कोई सायरन्स नहीं बजे। अचानक से वहां पर बहुत बड़ा जो है वो धमाका हुआ है और जो इस ड्रोन का नाम रखा गया है वो भी एक कमाल कर दिया यमन ने। इस वक्त यमन की मतलब हर तरफ जो है ना मतलब तारीफ की जा रही है और उसके ऊपर फख्र किया जा रहा है कि यमन जो है वो मजलूमों के साथ खड़ा हो गया। अब मैं आपके सामने ये डिटेल्स रखने जा रहा हूं। हौसीज क्लेम न्यू अनडिटेक्टेबल ड्रोन यूज्ड इन तेल अवीव अटैक। द हौसीज आर्म्ड ग्रुप हैज क्लेम्ड दैट इट हैज अ न्यू ड्रोन। अब ये सुनिएगा, ये खास किस्म का ड्रोन है, ये पहली बार इस्तेमाल किया गया और इसका नाम भी बड़ा अहम है। कैपेबल ऑफ बायपासिंग इंटरसेप्टर सिस्टम एंड बीइंग अनएबल टू बी डिटेक्टेड बाय रडार्स। ये एक ऐसा ड्रोन है जिसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा ड्रोन है जो रडार में से गुजर जाता है।
द ड्रोन इज कॉल्ड जाफा, इसका नाम जो है वो जाफा रखा गया। अब ये जाफा क्यों रखा गया है? विच इज द नेम ऑफ द एंशियंट पैलेस्टाइन पोर्ट सिटी आउट ऑफ विच तिल अवीव वाज एस्टैब्लिश्ड। ये नाज़रीन जाफा वो एरिया है जो कि असल में फलस्तीनी शहर था और इस जाफा को मिटाकर यहां पर तिल अवीव बसाया गया। यानी एक जाफा शहर था जैसे कि इसराइल ने कब्जा किया और उसका नाम बदल के जो है वो तिल अवीव रख दिया और उसको अपना दारुल हुकूमत डिक्लेयर कर दिया। तो इस ड्रोन का नाम वो जाफा रखा गया है। यानी ये कुछ इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यमन कितनी गहराई में है। मतलब वो तमाम चीजों को लिंक करके देख के हर महाज के ऊपर, मतलब देखे ना। अब तिल अवीव नाम क्यों रखा गया, ये भी एक सवाल है। तिल अवीव नाज़रीन यरूशलेम के बाहर एक बस्ती थी जो जब इनको निकाला गया था यहूदियों को, तो वहां पर एक जो बस्ती इनकी कायम हुई थी उसका नाम तिल अवीव था। तो उन्होंने फिर ये वापस आए, मतलब उनके एक प्राइड की अलामत थी कि जो हमारी बस्ती उस अजाब के वक्त बनी और हमें निकाला गया, तो आज देखो कि हम अरबों के ऊपर हुक्मरान, और उस बस्ती का नाम उन्होंने तिल अवीव बनाकर दारुल हुकूमत रख दिया। तो यमन ने, मतलब देखे ना कि आप हर महाज से हर एंगल से चीजों को देखते हैं, जिस तरह के इसराइल देखता है कि उन्होंने उसका नाम तिल अवीव रखा। उसकी एक हिस्ट्री 2000 साल पहले, तो उन्होंने जाफा उसका नाम रखा है उस ड्रोन का, जिसने, मैं आपको बता रहा हूं, इसने जुल्म की इमारत को टोटल हिला के रख दिया। अभी आगे सबूत में आपके सामने रखता हूं। Reported that one person was killed, at least 10 injured following a drone attack on building in Tel Aviv. मैं कहता हूं तारीख पलट गई है। यहां पर एक बंदा मारा गया है और 10 जख्मी हो गए हैं, और ये इनिशियल रिपोर्ट। अब जो जख्मी हुए हैं वो कितने मारे जाते हैं और इससे ज्यादा क्या, इससे भी ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन हुआ है नहीं हुआ छोड़ दे। एक मारा गया, 10 जख्मी हो गए, एक ड्रोन सिर्फ दागा गया 2500 किलोमीटर दूर बैठकर, और सिर्फ एक तजर्बा था। सब समझ ले कि इसराइल की बदमाशी का इख्तिताम यहां पर हो चुका है। द इसराइली मिलिट्री हैज सेड दैट इट्स ओपनिंग एन इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट व्हाई द कंट्रीज एयर डिफेंस सिस्टम वाज नॉट एक्टिवेटेड टू इंटरसेप्ट ड्रोन। तो वो कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे हैं कि ये एक ड्रोन सिर्फ हमारा सिस्टम जो है इंटरसेप्ट नहीं कर सका। तो बात सिर्फ नाज़रीन ये है कि वन लाइनर इसराइल का क्या है। वन लाइनर इसराइल का यह है कि उसके ऑक्यूपेशन के कायम रहने का, कि आप इसराइल के अंदर स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, आप इजरायली सेटलर्स और सोल्जर्स को नहीं मार सकते हैं। 57 इस्लामी मुल्कों के अरबों अवाम घरों में बैठकर इसराइल को बद्दुआएं तो दे सकते हैं, लेकिन किसी में यह मजाल नहीं है कि वो इसराइल के से बदला ले सके। इसराइल की यह पावर है कि जब चाहे गजा में बम गिराकर निहत्ते लोगों को शहीद कर सके, लेकिन किसी में जुर्रत नहीं है, किसी में जसारत और ताकत नहीं है, मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इसराइल के अंदर अटैक करके, और तिल अवीव तो फिर अगली बात हो गई ना, इसराइल के अंदर अटैक करके उनके सेटलर्स और जो है उनके फौजियों को मार सके। तो तिल अवीव में ये अटैक होना, ये उसके वन लाइनर के, मतलब मैंने आपको लंबी बात नहीं बताई कि उनका कब्जा कायम ही इस वजह से था। तो अगर आज यहां पर ये मिलिट्री रियलिटी बदल गई है और अभी तो सिर्फ तजर्बा हुआ है, तो फिर समझ लेके दिस इज द एंड। तो अब इसीलिए वहां पर मातम है, पैनिक है, चीखें हैं, और वहां पर अब ये सोचा जा रहा है कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, कि तिल अवीव को अगर बचाया नहीं जा सका तो वहां पर अब दौड़े उनकी लगी हुई हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि तिल अवीव असल में गजा होगा। यानी ये धमकी लगाते थे ना कि अगला जो गजा है वो बेरूत होगा, तो असल में अब ये तिल अवीव बनेगा, खंडर का ढेर जो है। अब इसके ऊपर जरा मजीद तफसीलात देखिए। यमन ये कह रहा है, वी हैव एंटर्ड अ न्यू स्ट्रेटेजिक फेज इन ऑपरेशंस अगेंस्ट द एनिमी। ये एक नए स्ट्रेटेजिक फेज का आगाज है, और यमनी आर्म्ड फोर्सेस डिक्लेयर ऑक्युपाइड याफा, यानी कि तिल अवीव a hit zone will be a main target of our weapons। यमन ने साथ ये अनाउंस किया है कि तिल अवीव जो है वो हमारे हमलों का मतलब अब मुस्तकिल निशाना होगा, और प्राइम फोकस, यानी यमन का प्राइम फोकस कहां पर होगा, तिल अवीव होगा। सबसे ज्यादा हमले इजरायली टेरिटरी में तिल अवीव पर किए जाएंगे। और इसके साथ यमन ने कुछ घंटे पहले मेडिटेरेनियन सी में अनाउंस किया कि हम हमले बढ़ाने जा रहे हैं, और इंडियन ओशन, बहरे हिंद में, और मैंने आपको बताया कि वो हमले साउथ एशिया के साइलों पर भी पहुंचेंगे। अच्छा, दिस ऑपरेशन इज द फर्स्ट अमंग अपकमिंग एस्केलेटरी ऑपरेशंस। ये तो सिर्फ एक तजर्बा है, और जो हमारे अपकमिंग ऑपरेशंस हैं, ये उसका एक डेमो, एक ट्रेलर हमने आपके सामने पेश किया। ये यमन की बात कर रहा है। अब नाज़रीन, जो एक्सप्लोजन हुआ है उसको क्रेजी एक्सप्लोजन का नाम दिया जा रहा है, उसको लार्ज और मतलब वायलेंट एक्सप्लोजन का नाम दिया जा रहा है। उसने बिल्डिंग उड़ा के रख दी है, उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, और जो जो इजरायली वो फुटेज देख रहे हैं और जो जो उनके वेस्टर्न इत्तेहादी देख रहे हैं, वो साथ साथ काम भी रहे हैं कि अब क्या होगा। जरा देखिए, सीसीटीवी फुटेज रिपोर्टेडली of the incident shows the moment the drone struck
causing a large explosion। वो CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि इतना वायलेंट और लार्ज एक्सप्लोजन जो है वो वहां पर हुआ है। इसके अलावा देखिए अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, हौसीज ऑफिशियल से तिल अवीव अटैक बिगिनिंग ऑफ द escalation in the operations. The drone attack on Tel Aviv is the first among an upcoming escalation in Housi's military operation against Israeli cities। अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है तिल अवीव में नहीं, इजरायली सिटीज। तिल अवीव प्राइम फोकस होगा और तमाम इजरायली शहर जो हैं वो अंडर अटैक आएंगे। इजराइल शुड बी केयरफुल इन ऑल सिटीज, ये यमन ने अनाउंस किया है, मतलब उनको कहा है कि तैयार हो जाओ, यानी जिसको जैसे आप कहते हैं ना कि दुश्मन को ललकारते हैं कि हम आ रहे हैं, तुम अपना बंदोबस्त कर लो, तो उन्होंने कहा कि अब ये हर शहर में अपना बंदोबस्त कर लें, इन ऑल सिटीज। एंड व्हाट इज कमिंग, ये लाइन सुनिएगा, दुनिया में इस्लामी दुनिया की बात कर रहे हैं, किसी में ये जुर्रत नहीं है कि ये वाला जुमला बोल सके। इन इब्लीसी ताकतों के सामने जो सब झुके बैठे हैं, किसी में ये जुर्रत नहीं है कि ये वाला जुमला बोल सके। जरा देखिएगा, What is coming is greater for the enemy as long as there is aggression against Gaza। जो आ रहा है वो इससे भी कई गुना बड़ा है, वो देखकर तुम्हारी आंखें चंधिया जाएंगी। तुमने ऐसी तबाही पहले फेस ना की होगी, तुम्हारा ऐसी गैरतमंद फोर्सेस से पहले टाकरा ना हुआ होगा, तो जरा तैयार हो जाओ। What is coming is greater, और सारे तुम्हारे शहर जो हैं वो वहां पर अपना बंदोबस्त कर लो। अल हौसीज हैव एंटर्ड अ न्यू फेज इन ऑपरेशन अगेंस्ट एनिमी। देयर इज इंटीग्रेशन, ये लाइन सुनिएगा, देयर इज इंटीग्रेशन विद द फोर्सेज ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रंट्स इन लेबनान, इराक एंड ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन। एक पूरी इंटीग्रेटेड फोर्सेज होंगी, यानी एक तो हिजबुल्लाह तो अपना करेगी करीब, ये यमन, इराक और शाम और ये सारे इंटीग्रेट होकर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स जो हैं वो करेंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह तो फिर उसका तो मामला ही अलग है ना। ये सारे मिलकर अब कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि हिजबुल्लाह तो बॉर्डर के ऊपर बैठी है ना, उसके वो अलग स्ट्रेटेजी के तहत लड़ रही है, तो बॉर्डर्स के ऊपर नहीं बैठे हैं। तो ये कोऑर्डिनेटेड और इंटीग्रेटेड फोर्सेस जो है, समझ लीजिए फलस्तीन के तमाम इत्तेहादी जो हैं वो अब टूट पड़े हैं उनके ऊपर। फिर अब देखिए, पीपल आर वेरी वरीड आफ्टर ड्रोन अटैक ऑन तिल अवीव। जो मैंने आपको कहा कि वहां पर चीखें हैं, मातम है और पैनिक है कि अब हमारा मुस्तकबिल क्या होता है, तो वो वरीड हैं। द ड्रोन अटैक ऑन तिल अवीव क्लेम्ड बाय यमन्स हौसीज रिबेल्स has created a new wave of anxiety in Israel। न्यू वेव ऑफ एंजाइटी, पहले भी एंजाइटी तो है ही है, लेकिन न्यू वेव ऑफ एंजाइटी कि अब हमारे मुस्तकबिल का क्या बनता है। पीपल देयर, यानी कि इन तिल अवीव, are very worried where this drone that is a part of the city that is very close to the US embassy branch office, कि जहां पर ये ड्रोन टकराया ये बहुत करीब है। It is a very densely populated area, a highly security area। ये सबसे ज्यादा densely populated area है और सबसे ज्यादा जो है वो सिक्योर्ड एरिया है। There is going to be a lot of people in Israel concerned about what this means। अब वो लोग सोच रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। मतलब यमन ये कह रहा है कि तमाम शहरों में तैयार हो जाओ, ठीक है, और मुजाहरा करके उसने दिखा, इसका क्या मतलब समझे, मतलब इसका अब आगे नतीजा क्या निकलने वाला है कि हम तेल अवीव में बैठे हुए सिक्योर नहीं हैं, तो इसके नतीजे हम क्या अखज करें कि हमारे साथ आगे क्या होने जा रही है। हाउ डिड दिस हैपन एट अ टाइम व्हेन द कंट्री इज अंडर सच हाई अलर्ट। वो कह रहे हैं कि ये हो कैसे गया जब ऑलरेडी कंट्री हाई अलर्ट के ऊपर है, ऑलरेडी वार्निंग जारी है कि कहीं भी किसी भी वक्त हमला हो सकता है। तो जब आप पूरी तरह से तैयार बैठे थे तो भी यमन ने सिर्फ एक, मैं आपको बता रहा हूं, अभी आने वाले दिनों में इसकी गहराई का एहसास आपको होगा कि ये हो क्या चुका है। यानी ये सिर्फ इस वीडियो में इसका जो है ना, इसको सारा अहाता नहीं किया जा सकता इसके इंपैक्ट्स का। मतलब वो उनके, मतलब जिसको कहते हैं डरावना ख्वाब, और एक ऐसा ख्वाब जो ख्वाब में भी आप नहीं देख सकते, एक ऐसी तबाही, ये वो हो चुकी है। मतलब जो इमेजिनेशन में भी नहीं है कि अच्छा यमन वो 2500 किलोमीटर दूर बैठ कर हम जो सबसे सिक्योर्ड एरियाज में बैठे हैं उनको जो है वो निशाना बनाएगा, तो ये उनकी इमेजिनेशन से बाहर है। ऑपोजिशन सेज तिल अवीव अटैक शोज नेतन्याहू कैन नॉट गिव सिक्योरिटी टू इजराइलीज। अब ये उसका ऑपोजिशन लीडर कह रहा है, इसकी जरा चीखें सुनिए। लेपिड सेज दैट टुडेज ड्रोन अटैक इन इजरायली सिटी ऑफ तिल अवीव इज फर्दर प्रूफ that this government does not know and cannot give security to the citizens of Israel। ये वाजे हो गया कि अब सिक्योरिटी नहीं है इजराइल के लोगों के लिए। Those who lost deterrence in the north and south also lost in the heart of Tel Aviv। हम पहले ही डेटरेंस नॉर्थ में और साउथ में तो खो चुके थे, अब हर्ट ऑफ द इसराइल में भी खो चुके हैं। और इसमें नाज़रीन एक चीज ये ज़हन में रखें कि ये एस्केलेशन जो है वो ईरान और रूस की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती है। और इसमें यह डेफिनेट है कि मतलब हम कंफर्म तो नहीं कर सकते कि चीन से भी कोऑर्डिनेशन हुआ है, लेकिन ईरान और रूस तो इसमें ऑन बोर्ड हैं कि हम ये आगे स्टेप जो है वो लेने जा रहे हैं। अच्छा, अब इजरायली आर्मी ये कह रही है
कि जनाब ये तो एक ह्यूमन एरर था, ये बस एक हमारी इंसानी गलती थी। और भाई कौन सी इंसानी गलती, क्या आयरन डोम मैनुअली चलता है? आयरन डोम और तमाम एयर डिफेंस जो है वो तो ऑटोमेटिक होता है। तो ह्यूमन एरर वहां पर किस तरह से है? वो मतलब एक जस्टिफिकेशन कि भाई सिक्योरिटी उड़ गई है ना, तो जस्टिफिकेशन डेडली तिल अवीव ड्रोन अटैक नॉट अवर्टेड ड्यू टू ह्यूमन एरर। अच्छा, अब आप अंदाजा करें, उसके जवाब में इसराइली मीडिया कह रहा है कि अच्छा ह्यूमन एरर था। 9 घंटे ये ड्रोन ये हवा में रहा है, मतलब हद हो चुकी है। उनकी सिक्योरिटी और उनकी टेक्नोलॉजी की जो नाक है ना वो जमीन पर रगड़ दी गई है, उनका सारा गरूर तोड़ दिया गया। 9 घंटे इस ड्रोन का ट्रैवल टाइम है और वो 9 घंटे में इसको डिटेक्ट नहीं कर सके। और इलाक में इनके हाई लेवल के मतलब सबसे जदीद तरीन जो वॉरशिप्स हैं वो वहां पर खड़े हैं, और जो है वो इलाक में एक अलग लेवल का एयर डिफेंस। और फिर मैंने आपको बता दिया कि अगर जॉर्डन वाली साइड से भी ड्रोन आए तो जॉर्डन में भी इनका एयर डिफेंस नस्ब है, वो सारी दुनिया ने देख लिया। तो 9 घंटे इजरायली मीडिया इसका जवाब दे रहा है कि अच्छा तुम कह रहे हो ह्यूमन एरर है, ये 9 घंटे ट्रैवल करके आया और तुम्हें पता भी नहीं चला, और तिल अवीव में जाकर टकरा गया, जो कि इजराइल का दूसरा कोना है, यानी यमन तो उस तरफ है ना दूसरी तरफ, तो वो तो पूरा इसराइल क्रॉस करते हुए जाके जो है वो टकराया है। अब नाज़रीन इजरायली आर्मी ने क्या किया है, मतलब वो ऑलरेडी हाई अलर्ट के ऊपर इजराइल था, अब तो बात बहुत आगे चली गई है। उन्होंने एयर पेट्रोलिंग में इजाफा कर दिया था। इजरायली ऑक्यूपेशन आर्मी अनाउंसेस एन इंक्रीज इन एन एयर फोर्स पेट्रोल टू इनहेंस द प्रोटेक्शन ऑफ द इजराइल। मेयर ऑफ द तिल अवीव क्या कह रहा है? द सिटी इज ऑन हाई अलर्ट, द वॉर इज ऑन गोइंग डिफिकल्ट एंड पेनफुल। इसके साथ नेतन्याहू के ऑफिस से यह खबर सामने आई है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स का दौरा जो है वो कैंसिल कर सकता है। द ऑफिस ऑफ द इजरायली ऑक्यूपेशन प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इज एक्सपेक्टेड टू कैंसिल हिज ट्रिप टू द यूनाइटेड स्टेट फॉलोइंग द टारगेटिंग ऑफ तिल अवीव। तो मैंने आपको कहा ना कि इस एक ड्रोन अटैक ने इस जुल्म की इमारत को हिला के रख दिया है। उसकी नाज़रीन वजह यह है कि देखें, नेतन्याहू ने वहां पर जाकर भाषण देना है विक्ट्री का। वो कांग्रेस में खड़ा होकर बताएगा कि हम ग्रेटर इसराइल के करीब पहुंच गए, हमने हमास को शिकस्त दे दी है। तो वो वहां पर पहुंचा हो अमेरिका में, तैयारी हो रही हो उसके भाषण देने की, विक्ट्री का भाषण, ठीक है, वहां पर क्या वो शिकस्त तस्लीम करने जा रहे हैं? अच्छा, जब वो वहां पर मौजूद हो या कांग्रेस में स्पीच कर रहा हो तो पता चले जी तिल अवीव में फलाना अटैक हो गया और 100 बंदा मारा गया, 100 सेटलर्स मारा गया, या तमाम शहर अंडर अटैक आ गए, या तमाम तंजीमों ने मिलकर अटैक कर दिया। भाई तिल अवीव पर आज आगाज हो गया है, तो तिल अवीव अब मुसलसल अंडर अटैक आएगा और तमाम शहर अंडर अटैक आएंगे। तो वहां पर वो कौन सी विक्ट्री का भाषण देगा जब तिल अवीव में लोग मर रहे होंगे? मुझे बताइए। तो इसलिए अब ये खड्डे में पड़ गए। तो इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। ये जो यमन ने किया है ना ये हमला, इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। तो अब ये वो सोच रहा है, क्योंकि दौरा भी बहुत अहम है, लेकिन मसला ये है कि भाई जब वहां पर जाएगा तो मीडिया से इंटरेक्शन भी करना पड़ेगा। तो मीडिया पूछेगा ना, सही भाई आप कौन सी विक्ट्री की बात कर रहे हैं, जब यमन ये कर रहा है या बाकी ये कर रहे हैं कि तिल अवीव में ये कुछ हो रहा है, तो आपने कौन सी विक्ट्री जो है वो हासिल कर ली है? तो बहरहाल यहां से खुली जंग का एक कम्प्लेक्स और मोस्ट डेंजरस फेज जो है वो यहां से आगाज हो रहा है। और जो जो ये वक्त गुजरता चला जा रहा है, या हमारी एक चीज जो है वो बड़ी खुलकर सामने आ रही है, जो हमने प्रेडिक्ट की थी, वो ये है कि अगर इसराइल को सर्वाइव करना है तो उसको नेटो की मदद से इन तमाम फोर्सेस को जो फलस्तीन के इत्तेहादी आ गए हैं उनको खत्म करना होगा इसराइल के सर्वाइवल के लिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब नेटो भी आकर इसराइल को बचा सकता है या नहीं? यानी एक चीज तो अब तय हो गया कि जंग आपके सामने छिड़ गई है, तो इस जंग में इसराइल का खात्मा है, 2 स्टेट तो खड्डे में चला गया। तो इसराइल अगर बचना चाहता है तो उसको अब यही ऑप्शन नजर आ रहा है कि वो नेटो को लेकर आए और इन सबको हिजबुल्लाह, यमन, इधर उधर सबको खत्म करे। तो सवाल यह है कि क्या वो खत्म कर सकता है, और सवाल यह है कि क्या इस इलाकाई जंग से आगे तीसरी आलमी जंग नहीं छिड़ेगी? तो ये एक अहम तरीन चीज़ है। इसके अलावा अब इसराइली मीडिया अब चीख रहा है और वो ये कह रहा है कि अपनी इज्जत कुछ बचाने के लिए अब यमनी जो कमांडर्स हैं उनके ऊपर अटैक करो, कोई 2-4 यमनी कमांडर्स को अटैक करो ताकि तुम्हारी इज्जत रह जाए। इजरायली मीडिया, सिक्योरिटी एंड मिलिट्री इंस्टीट्यूशन शुड वर्क टू टारगेट याहिया सारे इन ऑर्डर टू रिस्टोर सम डेटरेंस। वो कह रहे हैं हमारी डेटरेंस को रिस्टोर करने के लिए जरूरी है कि अब याहिया सारे जो कि स्पोक्स पर्सन है, जिनको आप देखते रहते हैं, उनको जनाब अटैक किया जाए। ये इसराइली मीडिया जो है उनके सामने सजेशन रख रहा है। और यमन की हर तरफ उनकी तारीफें, उनका शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है। पैलेस्टीनियन मुजाहिदीन मूवमेंट रिएक्ट्स टू तिल अवीव अटैक। वी अफर्म दैट यमन एंड द रेस्ट ऑफ द पार्टीज टू द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस आर डूइंग इज द मोस्ट ऑनरेबल मिलिट्री इंटरवेंशन टू सपोर्ट द ऑप्रेस्ड एंड स्टॉप द ज़ालिम। ये सबसे ऑनरेबल चीज है, ये ऑनरेबल पोजीशन है जो उनकी जानिब से जो है वो ली गई है। और ये मिलिट्री इंटरवेंशन,
कोई इस्लामिक फोर्सेस सामने नहीं आ सकी। लेकिन ये प्राइड का सेहरा जो है वो यमन, हिजबुल्लाह और इराक की तंजीमों और ज़ाहिर बात ईरान के सर जाता है। तो ये इस वक्त की नाज़रीन सूरत हाल हो गई है, ठीक है। और अब क्या करेगा इसराइल, कैसे बचेगा, यहां पर कौन सी जंग होगी, उसका नतीजा क्या निकलेगा, अब ये सब चीजें खुलकर आपके सामने आ गई हैं। तो ऑप्शन फिर भी वही है, सरेंडर करेगा तो मतलब अभी भी इसराइल क्या सरेंडर कर सकता है, तो उसके नतीजे में वो बमबारी रोके, गजा पर सारा अग्रेशन रोके, तो लगता तो नहीं कि वो सरेंडर करेगा जब उन्होंने फलस्तीनी रियासत ही नहीं देनी। क्योंकि सरेंडर में तो एग्रीमेंट दूसरा फरीक लिखता है ना, यानी आज अगर सरेंडर हो, इसराइल करे, तो शरायत तो सारी हमास की मानी जाएंगी, तो वो सरेंडर करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए अब देखते हैं कि वो नेटो को लेकर आते हैं, अमेरिका आ चुका है, क्या होता है ये आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन खुली जंग का आगाज इस हमले से हो चुका है और मैंने आपको तफसीलन लॉजिकली बता दिया कि अब इंतजार नहीं किया जा सकता। ये अहम तरीन ताज़ा तरीन हकायक आपके साथ शेयर किए। आप अपनी राय जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।